Chapter number 5 में today we are going to do the questions in relation to the organization structure. तो मुझे कौन बताएगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिलेबस में है? हाँ जी, फटाफट बताइए कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है? आवाज नहीं आ रही मेरे को। पहला स्ट्रक्चर, मैम सिंपल स्ट्रक्चर, उसके बाद, फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके बाद, डिविजनल, उसके मल्टी डिविजनल, एसपीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड आर ग्लास। डन। ओके, क्या बाकी सब लोग सहमत है प्राची के आंसर से? कोई प्लस माइनस तो नहीं करना? चलते हैं। ओके, सो विल बी डूइंग द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वी हैव। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द चैप्टर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 47 कौन रीड करने वाला है? मैम छोटा सा सवाल है। हाँ, बात तो छोटे सवाल की ही है, बट ऑब्वियसली यस, कौन रीड करेगा? ठीक है, पहला मैं कर देती हूँ, बाकी सब तुम कर लेना। Identify the organization structure. LMN is shifting to, यानी LMN कंपनी का नाम है, वो किस स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये स्ट्रक्चर बिकम्स यूजफुल, यानी कब हमें इसको यूज करना चाहिए। तो अब हमें तो पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे भाई कौन सा स्ट्रक्चर कंपनी शिफ्ट में लगा रही है। ड्यू टू द रीअकरेंस ऑफ वेरियस वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। ओ माय गॉड, कोरोना वायरस के ऊपर हमने कोविड-19 के ऊपर एक क्वेश्चन किया था इन द लास्ट लेक्चर, किसी को याद है? वो क्वेश्चन कितना बेहतरीन था। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो टॉपिक्स इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट टॉपिक वाज द चेंज इन स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस, ऑल these थ्री स्टेप्स, as well as the strategic management का प्रोसेस, ऑल द 5 स्टेप्स। तो कोरोना वायरस के चलते काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है ऐड हुए हैं, यानी कि प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे आया करता था। तो देखो क्या कहता है ये कि भाई दोबारा से, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के वेरिएंट आने लग गए हैं, एलिमेंट इज फेसिंग अनस्टेबल एनवायरनमेंट। ओ माय गॉड, कौन सा वर्ड है बेटा? अनस्टेबल एनवायरनमेंट। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर यूजफुल होता है? आज आप एक शीट लेके बैठ जाइए, मैं आपको ना वो कीवर्ड्स बता दूंगी जिससे आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, यानी कि आप हमेशा सही स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बताइए। मैम नेटवर्क। वेरी वेरी गुड। अनस्टेबल एनवायरनमेंट में हमारा स्ट्रक्चर जो कि लगता है दैट इज द नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैं आपको अपने नोट्स में नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर ये दिखा भी देती हूँ चीज। देखो क्या लिखा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर डब्ल्यू से पढ़िए बेटा। डब्ल्यू से वर्क्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल। तो क्या मुझे ये कीवर्ड मिल गया यहाँ पर? तो अब मेरी बुद्धि जो है वो फट 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 दौड़नी चाहिए। पहले कंपनी किसी और टाइम पे काम कर रही होगी, बट क्योंकि अब कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ अनस्टेबल हो गया है, तो अभी क्या हो गया है, प्रॉब्लम्स हो गई है। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई इस अनस्टेबल एनवायरनमेंट में मैं अब कौन सा स्ट्रक्चर को क्या करूं, अडॉप्ट करूं। तो अब वो बोल रहा है एंड इट इज स्टार्टेड अनबंडलिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग इट्स एक्टिविटीज। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैथ से पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? मैथ्स में तो पढ़ा है ना, फटाफट से बताओ। हाँ जी, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन क्या होता है इसका मतलब?
इंटीग्रेशन का मतलब बताओ, फिर डिसइंटीग्रेशन का मतलब बताओ। यस रिया, बताओ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। दुर्गा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्राची, मैथ्स में कर रहा है ना इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन, याद करो कुछ। नहीं पता, बुद्धू बच्चे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, यानी कि साथ में लेकर आना। और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है जो है साथ में उसको अलग अलग करना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन जो है कर रही है उसको अलग अलग करना, अनबंडलिंग करना। भाई ठीक है, जो काम हमसे हो रहा है हम कर लेंगे, जो काम हमसे नहीं हो रहा है वो हम क्या कर देंगे, दूसरों से करवा लेंगे। एंड हेंस गिविंग द सीन ऑफ दिस पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस फंक्शन, यानी कि जो काम हमसे होगा हम कर लेंगे, जो काम हमसे नहीं होगा उसको हम इन हाउस से यानी हाउस के अंदर से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको आउटसोर्स कर देंगे। इट ऑल्सो स्टार्टेड रिलाइंग ऑन द आउटसाइड वेंडर, यही बात उसने बोला कि इसने क्या किया, रिलाई करना शुरू कर दिया ऑन द आउटसाइड वेंडर्स फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज, यानी जो भी इसकी एक्टिविटीज थी उसके लिए इसने आउटसाइड वेंडर्स भी यूज करना शुरू कर दिए। यही बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, जो हमारी बस की होता है करते हैं, वरना बाकी काम क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। तो आउटसोर्स वर्ड हमें मिल गया। एंड हमारे को अनस्टेबल एनवायरनमेंट वर्ड मिल गया। तो इन दोनों वर्ड से, ये दोनों कीवर्ड से कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर लिया। द कंपनी इज शिफ्टिंग टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। आगे क्या पूछा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस स्ट्रक्चर इज यूजफुल, यानी आपको बताना है कि ये कब जो है यूजफुल होता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, नेटवर्क स्ट्रक्चर को लेके कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये नेटवर्क वाले पॉइंट जो मैंने आपको निमोनिक के थ्रू याद कराए हुए, यही पॉइंट लिखने होते हैं। एक दो तीन, ये 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं और ये आपको डायग्राम बनाना होता है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के ऊपर आई एम रिपीटिंग, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क की जो पॉइंटर्स है ना इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, पूरा पूरा बना के लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट कैसे बनाओगे, एन से नॉन स्ट्रक्चर्ड, तो क्या लिखोगे, network structure is a structure which is non structured, that is it does not contain any hierarchy। hierarchy कुछ नहीं होती, यानी कि there is no boss, there is no superior, there is no subordinate। तो ऐसे करके आप इसके पॉइंटर्स को बना के लिखोगे। दोबारा डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर मैं एक कोई भी ऐसी कॉपी देखूंगी जहां आपने सिर्फ इतना शॉर्ट में लिखा होगा तो डोंट एक्सपेक्ट फुल मार्क्स, आपको इससे हेल्प लेके पूरे पॉइंट्स बनाने हैं। सेकेंड पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया। थर्ड इज टाइप ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसको क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे कि भाई जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, दिस इज टाइप ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली बट इट एग्जिस्ट वर्चुअली इन द आईज ऑफ द अदर पीपल। ये वाला पॉइंट कवर करा चुकी हूँ। ओवरकम द पोटेंशियल पार्टनर्स, दोबारा ये पॉइंट कवर कराती हूँ। ओवरकम द पोटेंशियल पार्टनर्स, ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं एक मियाँ में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो सिमिलरली जब हम नेटवर्क स्ट्रक्चर में आते हैं तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हमारे को इंटेलिजेंट लोग जो है ना ज्यादा अपने स्ट्रक्चर में नहीं रखने चाहिए, बिकॉज फिर उनकी क्या बच जाती है, लड़ाई बच जाती है। पोटेंशियल पार्टनर मतलब ऐसे लोग जो कि लड़ते हैं आपस में, बिकॉज दे हैव पोटेंशियल। जिनमें पोटेंशियल नहीं होता वो लड़ते थोड़े ना, चल तो कोई बात नहीं, तू कर ले, तू कर ले भाई, तू कर ले, तू कर ले। तो ऐसे करके आपको इसके पॉइंटर्स जो हैं वो क्या करने हैं, लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज यूजफुल when the business works in unstable or uncertain environment। Under such condition there is usually a strong need for innovation and quick responses possible। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए। ऑल्सो फिर और कब सुटेबल होता है, जब लोगों को सैलरीड एम्प्लॉयज हायर नहीं करने होते तो लोग क्या करती है, लोग क्या करते हैं, लोगों का साथ बना के अपना एक ग्रुप बना के काम कर लेते हैं, प्रोजेक्ट पर बेस काम कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं।
तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो आई रिपीट, दोबारा से सुन लीजिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी आ जाए आपको ये सब कुछ लिखना है। ओके, नाउ यू टू डिटरमाइन ये क्वेश्चन क्या कोई क्या डायरेक्ट क्वेश्चन था, केस स्टडी था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्या था ये? हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, डिफरेंस बिटवीन भी नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड भी नहीं था, क्योंकि इसमें अपना दिमाग थोड़ी लगाना था, इसमें तो जो कहते हो आंसर लिखना था, बस बेसिकली हमारे को आइडेंटिफाई करना था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना आपको सारा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व तो कर लोगे आप। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बेटा बेसिकली क्या है, केस बेस्ड है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैं आपको ये बोलूंगी कि इन द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, in the topic of organization structure, just leave all the presentation। जो भी मैंने आपको सिखाया है, क्यों? क्योंकि अपने को कंटेंट, बस उस सामने वाले को भी स्ट्रक्चर का नाम चाहिए और स्ट्रक्चर के ऊपर कंटेंट चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन किसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे सॉल्व कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा, जैसे कि उसने आपसे पूछा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो आप स्टार्टिंग में लिख दोगे एक नॉर्मल लाइन सी, क्या लिख दोगे कि भाई अनस्टेबल एनवायरनमेंट है ये वो, देयरफॉर नेटवर्क स्ट्रक्चर इज सुटेबल, और उसके बाद में आप नेटवर्क अबाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड इट्स यूजफुलनेस, और उसके सारे पॉइंट आप लिख दोगे बस। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर के अंदर ना कंटेंट बहुत सारा है, और जब तक आप सारा कंटेंट नहीं लिखोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैंने अभी भी एक कॉपी चेक करी है बच्चे की, अ, उसमें क्या हुआ, वो बच्चे फुल पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। तो देखो ये 3 पॉइंटर ये रहे, और ये नेटवर्क के पॉइंट ये रहे, अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट एलिमिनेट किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। गेट रेडी, गेट रेडी, try to write maximum amount of points, but ma'am do we have a hack over here? Yes, we do have a hack over here। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बट आपके पास अंदर का कंटेंट लिखने को बहुत कम है, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देन यू गो विद द देन यू गो विद द जो आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक मैंने आपको सिखाई है ना, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, चाहे वो केस स्टडी हो, कुछ भी हो, देन यू गो विद द प्रेजेंटेशन। पता है क्यों होगा? क्योंकि आपके 2 पेज प्रेजेंटेशन से भर जाएंगे, समझ रहे हो? और दो तीन पॉइंट्स आप क्वेश्चन में से भी, क्वेश्चन से ही क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहीं से आप निकाल सकते हो, मान लो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मेरे को याद ही नहीं आंसर, तो मैं लिख सकती हूँ कि जब जब अनस्टेबल एनवायरनमेंट हो तो अगर तो ये स्ट्रक्चर जो है यूजफुल बन जाता है। जब लोगों को अपनी एक्टिविटी को डिसइंटीग्रेट करना हो, यानी कि कुछ हम कर सकते हैं, कुछ वो कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजफुल बन जाता है। जब हमें जब हम जो है आउटसाइड वेंडर्स पर रिलाई करना शुरू कर दे, तब ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, यूजफुल बन जाता है। मैंने क्वेश्चन से ही आंसर निकाल लिया। तो अब यहाँ पर समझ गए, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स in the question of organization structures, write all the content, try to write all the content, but if you are not having ample amount of content in your hand, go with the technique of presentation which I have given, and try to create the content from the question itself। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चले आगे। ओके, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46। क्या क्या हम जा सकते हैं क्वेश्चन 46 पर? यस, ये तीनों तो एकदम डायरेक्ट ही है, तो हम सबसे पहले वाला ही पढ़ लेते हैं, सबसे पहला वाला पढ़ लेते हैं। तो अब तो तरुण पढ़ेगा, अब तो मैंने पढ़ लिया है। यस तरुण, ओवर टू यू, क्योंकि तरुण का यही प्रॉब्लम एरिया भी है, क्यों तरुण, राइट?
बोल दो नो मैम। नो मैम। थैंक यू। अब उसके बाद अब ये क्वेश्चन समझाने के लिए भी कौन खड़ा होगा? तरुण। ये वोट फॉर तरुण तरुण तरुण। एक एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। चलो ओके, रीड करो। Suggest the types of structure best suitable for Moonlight Private Limited and state its benefits. सजेस्ट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल एंड स्टेट इट्स बेनिफिट्स। पहले तो मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप इस बात को देखें कि उसने क्या बोला है। दो बातें पूछी, क्या क्या पूछा? स्ट्रक्चर का नाम पूछा और स्टेटेड बेनिफिट पूछा। तो इसका मतलब एक नंबर तो कम से कम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का होगा और बाकी के 4 नंबर क्या लिखने के होगा बेटा? बेनिफिट लिखने का होगा। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ कि ना, जैसे ही आपको ये वर्ड मिले, जैसे ही आपको ये वर्ड मिले, क्या वर्ड मिले? बेनिफिट्स। तो आप जरा अपने पहले कान खड़े कर लो। क्या खड़े कर लो? कान खड़े कर लो। मैं तुमसे पूछती हूँ, ध्यान से अपने कॉपीज नोट्स में टटोलते रहना। ठीक है, टटोलते रहना, ऐसे अपना कॉपीज निकाल लो, टटोलते रहना। ठीक है, मैं सिर्फ नाम लूंगी, तुम ऐसे स्क्रॉल करते रहना। ठीक है, चलो अपने पास ना ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्या हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर बेनिफिट कोई वर्ड पढ़ा था? हमने यूजफुल वर्ड तो पढ़ा बट बेनिफिट वर्ड नहीं पढ़ा। चलो, आवर क्लास स्ट्रक्चर स्क्रॉल करो, मुझे बताओ। नहीं है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एसबीओ स्ट्रक्चर यस। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर। तो मैं तो यहीं पर ही माइक ड्रॉप कर देती, मतलब समझ गए? ये वर्ड देखते ही टीचर जो है वो सतर्क हो जाती है। समझे मेरी बात? और बाकी तो हम जब सवाल पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। सवाल की पहली लाइन क्या कहती है? मूनलाइन प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट्स एंड मल्टी बिजनेसेस। ओ माय गॉड, क्या बनाती है? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और बहुत सारे बिजनेसेस में है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स और मल्टी बिजनेसेस में कौन कौन से लग सकते हैं तो ये देखते हैं। मल्टी प्रोडक्ट्स एंड मल्टी बिजनेस में कौन कौन से लग सकते हैं? तो डिविजनल का मल्टी डिवीजन लग सकता है क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट्स एंड मल्टी बिजनेस है। ठीक है, और क्या लग सकता है बताओ? फंक्शनल तो नहीं लगेगा, छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। तो एसबीयू लग सकता है, हाँ लग सकता है। मैट्रिक्स लग सकता है, हाँ लग सकता है। मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी बिजनेस है, देखना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट पे बेस काम कर रहे, टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स हैं तो लग सकता है, ऐसा हो सकता है। नेटवर्क तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें तो कोई हायरार्की नहीं होती है, राइट? आवर क्लास नंदीलेस ये भी नहीं लगेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन से? डिविजनल के अंदर या तो मल्टी डिविजन लगेगा या तो एसबीयू लगेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। एम आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया? ठीक है, अब नाउ द सेकेंड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ओ माय गॉड, एंड यहां पर आके अब मेरा हो जाता है माइक ड्रॉप। क्या बोला उसने? इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि उसके हर एक मल्टी या फिर बिजनेस के लिए उसके अपने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो बताओ ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसबीयू। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू? बताओ, एसबीयू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? आओ, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम करेंगे, बट जो जो मिल गया वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। यू से लिखो, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, यानी कि यानी कि
पूरे पूरे खानदान के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर तो होंगे, बट इसके अपने अलग से कॉम्पिटिटर्स हैं, अलग से, इसके अपने अलग से। क्या आपको यहाँ पर सेपरेट वर्ड समझ में नहीं आ रहा? सेपरेशन हो रहा है, हाँ। और सेपरेशन किस में होता है? बेसिकली सेपरेशन तो एसबीयू में होता है। सेपरेशन किस में होता है? एसपीयू में होता है। क्या लिखा है? इट इज अ डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस सर्विंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद readily identified competitors and for which strategic planning can be concluded। इसका आसान वर्जन ये है। तो बताओ, ध्यान सुनना, अगला कीवर्ड मैंने आपसे बोला ना, कीवर्ड आज मैं लिखवा रही हूँ। तो पहले पन्ने पर हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर का की क्वेश्चन करा। क्वेश्चन का नंबर क्या था आप डाल दीजिएगा, आई गेस दैट वाज 47। 47 क्वेश्चन में हमने दो कीवर्ड पढ़े, अनस्टेबल एनवायरनमेंट एंड आउटसाइड वेंडर, देयरफॉर इट इज इक्वल टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, कीवर्ड स्ट्रक्चर, मेक दिस शीट दिस वेरी यूजफुल एग्जाम में तो आप सारा नहीं कर पाएंगे। 47 कीवर्ड कौन कौन से थे? अनस्टेबल एनवायरनमेंट, आउटसाइड वेंडर्स, जो काम हमसे हो रहा हम करेंगे, बाकी सारा काम आउटसोर्स कर देंगे। तो स्ट्रक्चर कौन सा आया? नेटवर्क। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने आपको ये सिखाया that we have got one keyword. The keyword was own set of competitors. Own set of competitors. उसके अपने कॉम्पिटिटर्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी कोई कहे उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, उसकी अपनी प्लानिंग, उसके अपने मैनेजर्स, मतलब क्या चल रहा है? समझ रहे हो? मतलब एक सेपरेशन चल रहा है, मतलब एसबीयू की बात की जा रही है। सुनना ध्यान से, एक इजी ट्रांसलेशन बता रही हूँ। एसबीयू में ना कुछ ऐसे समझो जैसे कि हमारा एक परिवार होता है ना, परिवार के अंदर जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वो धीरे करके मैच्योर हो जाता है, उसके अपने कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, उसके अपने मित्र बन जाते हैं, उसकी अपनी प्लानिंग होती है करियर की, वो सब कुछ अपने आप करता है ना। तो एसबीयू घर का बड़ा बेटा होता है, मैच्योर बेटा होता है, ऐसे याद रखो। तो जब आपको क्वेश्चन पढ़ के फीलिंग आए ना कि यार ये तो कोई बड़ा आदमी टास्क करता है, मैच्योर पर्सन टास्क करता है, यानी कि एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर जो समझो, जो एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर जो एसबीयू होगा ना, एसबीयू विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक यू। कि हाँ, आपका अपना करियर के लिए होगा प्लानिंग, आपके अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते होंगे। एंड ऑल्सो एट टाइम्स, एक बात बताओ प्राची, तुम मुझे बताना, जब भी हम छोटे थे ना तो मम्मी पापा ने जैसा जैसा बोला यस मैम, यस सर, यस मैम करते थे, या पापा को यस पापा, यस यस मम्मा करते थे। बट जब बड़े होने शुरू हुए तो क्या हुआ, उनके उनकी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग में क्या आनी शुरू हो गई? डेविएशन आनी चालू हो गई, है ना कहीं डिफरेंस आना शुरू हो गया, जिसको हमने जनरेशन गैप कहा। यानी कि इस बात को ध्यान से समझना, एसबीयू के अंदर ऐसा हो सकता है दैट जो एसबीयू मैनेजर है ना, जो एसबीयू का मैनेजर है ना, उसकी जो अपनी प्लानिंग है ना, वर्सेस जो कंपनी का एज अ होल विजन है ना, वो आपस में कभी कभी कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाता है। जस्ट लाइक द घर का बड़ा बच्चा, मान लो मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, मैं मुझे तो हीरोइन बनना है, अब मेरे पापा क्या बोलेंगे, दो धप लगाना है, तुम्हारा ये, तुम्हारे लिए ये सोचा था कि तुम आज से 5 साल बाद ये बनोगी, सोच रहे हो? तो कंपनी का जो विजन होता है वर्सेस एसबीयू का, जो एसबीयू मैनेजर का जो प्लानिंग होती है, उसके एसबीयू के प्रति कभी कभी उसमें डेविएशन भी आ जाता है। तो ये भी कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। तो घर के बड़े बेटे की तरह, घर के बड़े बच्चे की तरह, मैच्योर बच्चे की तरह ऐसा सोचना। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? एसबीयू लगेगा। अभी तो मैं आगे पढ़ती हूँ, देखो, अब आगे देखो। इट सीम्स impractical for the company to provide separate strategic planning treatment to each one of the product and or the business। कह रहा है कि मैं हर एक प्रोडक्ट और हर एक बिजनेस के लिए अलग से प्लानिंग नहीं कर सकता। भाई कोई जुगाड़ है तो बताओ, तो बताओ कोई जुगाड़ है तुम्हारे पास? बताओ कोई जुगाड़ है तुम्हारे पास? हाँ जुगाड़ तो है कि जब मैं नहीं कर सकता, देखो इधर सुनो,
सुनो दे देखो, ये रहा मेरा एक डिवीजन या एक प्रोडक्ट, ऐसे मान लो ए बी सी। तो जब ये इतने सारे प्रोडक्ट थे मेरे, मैं इनको सबके लिए मेरे को ए के लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ती, बी के लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ती, सी के लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ती। बट मैंने क्या किया, इन तीनों को एक में डाल दिया अंडर द स्ट्रैटेजिक यूनिट नंबर बी। तो बताओ, तुमसे पूछती हूँ, अगर कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे बिजनेस के लिए अलग अलग प्लानिंग नहीं कर सकती, तो क्या करे बताओ? एसबीयूज बना ले, एसबीयूज बना ले। एंड हेंस उसको क्या फॉलो करना चाहिए? एसबीयू स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? देखो, एन एसबीयू इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस वेयर मल्टी बिजनेसेस आर ग्रुप्ड इनटू अ फ्यूअर बिजनेस, यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस को हम ग्रुप्स में बना देते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक बिजनेस। एनी डाउट टिल नाउ? आई हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट बिकॉज क्वेश्चन कोई पकड़ना आना चाहिए ना। तो अंदर का कंटेंट तो तुम रट लोगे, क्या ही है रटने में, एट्रीब्यूट्स ही तो रटने, क्या करना है, इजंट इट? चले आगे। अब क्या कहता है? सजेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल फॉर द कंपनी, ब्ला ब्ला स्टेटेड बेनिफिट्स। आपको क्या लिखना है? इसके एडवांटेजेस लिखना है। दैट्स इट, एडवांटेजेस बेनिफिट्स, हो गया काम। चले आगे, आइडेंटिफाई करना आ गया। तरुण, एनी प्रॉब्लम? मैम उसका अपने एसबीओ क्या बताया था, उसके अपने कॉम्पिटिटर एसबीओ का बेनिफिट में बताया मैं समझी नहीं, निमोनिक पूछ रहे हो क्या बच्चे? था। निमोनिक में अभी मैंने एस नहीं बताया, बी नहीं बताया, अभी मैंने यू से बताया। यू से उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, उसके अपने मैनेजर्स, क्योंकि हर एसबीओ का क्या होगा? उसका अपना मैनेजर होगा, उसकी अपनी प्लानिंग। तो तीन चीज होती है उसकी अपनी, उसके अपने कॉम्पिटिटर होते हैं, उसकी अपनी प्लानिंग होती है, और उसके अपने मैनेजर होते हैं। और उसकी अपनी प्लानिंग जो होती है, जो मैनेजर करते हैं ना, कभी कभी वो कंपनी के पूरे विजन के, जो कंपनी एज अ होल का विजन जो है, उससे कभी कभी अलग भी हो सकती है। इट्स ओके, इट्स फाइन, बिकॉज दैट इज द मैच्योर्ड यूनिट। ओके, चलो। तो आई बिलीव वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई जस्ट वांट कि आपको आंसर पिकअप करना आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये दिखा मेरे, चाहे आप हैंडमेड नोट से कर लो, चाहे कैसे कर लो। अब यहाँ पे इस आंसर में आप एसबीओ के बारे में लिखोगे, एसबीओ क्या होता है, और इवन उसके ये चीज लिख दोगे ना, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और फिर ये पॉइंट लिख दोगे। तो ये तो अब रटने वाली बात है, दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 45। Okay, so question number 45. Yes, Tarun, please read. Draw the organization structure manner should implement in the organization and name it. Oh, अभी तक तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने को आ रहा था, अब तो ड्रॉ करने को भी आ गया। और ये मैनर नेम, बेटा इसको मनोज कर लीजिए, ठीक है? ड्रॉ द ऑर्गेनाइजेशन, मनोज शुड इम्प्लीमेंट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम इट। ओ माय गॉड, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। समझ रहे हो? कंपनी का नाम आया और मुझे डिविजन स्ट्रक्चर, मतलब मेरे को जो भी स्ट्रक्चर ये है यहाँ पर, मुझे वो स्ट्रक्चर बनाना है मनोज के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी तक हम स्ट्रक्चर हैवी बना रहे थे, बट अब तो हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा? मनोज के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो देखा जाए, दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट जैसे कि मैंने आपको बोला, इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्वेश्चन यू कैन जस्ट लीव ऑल द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट द आंसर, राइट द आंसर लाइक द डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मनोज स्टार्टेड इस टेलीकॉम बिजनेस इन 2010। 2010 में क्या किया इसने? टेलीकॉम बिजनेस को शुरू किया। टेलीकॉम बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है, समझते हो ना? हाँ, ट्रिन 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 ट्रिन। Over the next 5 years, he gradually hired 50 people for the various activities. Oh my God! यानी staffing करी गई,
50 लोगों की, किसके लिए? फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज थी? अकाउंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो सेल का मतलब मैं बोल सकती हूँ मार्केटिंग एंड सेल्स की, क्रिएटेड मोर कस्टमर्स मतलब बेसिकली मार्केटिंग की, आफ्टर सेल सर्विस की, कोऑर्डिनेट विद द वेंडर्स, प्रोक्योरमेंट की, लॉजिस्टिक्स की। ओके, फिर उसने बोला कि भाई ड्रॉ कर दो कि उसको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। तो बताओ, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि उसने 50 लोग हायर करे हैं और उसने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हायर करे हैं। एक्टिविटीज बोले तो फंक्शंस, एक्टिविटीज बोले तो फंक्शंस, बोलो यस और नो। एक्टिविटीज बोले तो फंक्शंस। तो देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल। फंक्शन देखो, इधर दिखाती हूँ मैं तुमको, और ये देखो 50 लोग हायर करे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता था, और बहुत सारा काम ये करता नहीं है, तो ना तो ये उसमें जाता। अगर इसके मोर देन वन प्रोडक्ट होता ना, तो डिविजनल में चले जाता, मल्टी डिविजनल में चला जाता, एसबी में चला जाता। अरे ये तो एक ही काम कर रहा है टेलीकॉम का। इससे भी समझ में आता है, दिमाग के पन्ने खुल रहे हैं कुछ कि नहीं खुल रहे हैं। हम्म, फिर देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुप टास्क एंड एक्टिविटीज, मिल गया ना वर्ड, और वही एक्टिविटीज है ना ऑलमोस्ट। आपने किसके बारे में लिखना है? आपने फंक्शन स्ट्रक्चर के सारे बारे में लिखना है। बट अब डायग्राम में मेजर मेजर यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको देखना है। तो बेटा जी देखो, आपने मनोज के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को क्या करना है, यानी मनोज की सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखो, ऊपर सीईओ आ गया, ये उसने 4 क्या बना दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए। उसके बाद मार्केटिंग में उसने अलग अलग कर दिया, सेल्स, आफ्टर सेल्स और वेंडर कोऑर्डिनेशन, जैसे कि उसने ऊपर ऊपर दिया था। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप जो है ना डायग्राम को एक बार जरूर बना के देख लें अपने हाथ से। बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है, बट नो क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि डायग्राम काफी अच्छा स्पेशल बनाया हुआ है, क्योंकि दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन। ओके, सो 44 क्वेश्चन we have already done. Moving to 40, 40, 40, 43. ऊपर वाला क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, तो अपन नीचे वाला पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। फिर उसके बाद उसने बोला स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बतानी है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपका फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल में भी हो सकता है, आपका मैट्रिक्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो अभी तो हम जो ये 2 शब्द यूज किए हुए हैं, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, तो ये तो किसी में भी हो सकता है। तो इसका मतलब अभी तक हमारे को कोई भी वो नहीं है, कोई भी हिंट नहीं है कि कौन कौन सा हो सकता है। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एंड मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, दिस क्वेश्चन केम इन Jan 25 एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हिला देने वाला क्वेश्चन था। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बिग क्वेश्चन इज, आराम आराम से पढ़ेंगे। यस, ओवर टू तरुण। ABC group of companies has 5 projects at different geographical locations. डू एनीवन वांट टू से एनीथिंग? क्या किसी बच्चे को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है किसी को? किसी मन में कुछ आ रहा है यहाँ से, आप बाहर को आ रहा है क्वेश्चन? अरे फर्स्ट लाइन पढ़ के कुछ बाहर को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा बाहर को? नहीं मन कर रहा बोलने का? ज्योग्राफिकल लिखा है तो डिविजनल। ये प्राची बहुत बढ़िया, ये फ्लाइंग चप्पल आनी चाहिए। उससे पहले का लिखा है ये? 5 5 5 projects. निकल बाहर। 5 प्रोजेक्ट्स 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 किस में होते हैं गाइस? प्रोजेक्ट बेस्ड काम किस में करते हैं अपन? बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी तो एक्सप्लेन किया है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में करते हैं ना।
याद दिला रही हूँ वापस से, सीमेंट कंपनी है, रोड मेकिंग कंपनी है, ब्रिज कंपनी है, वेबसाइट मेकिंग कंपनी है। वेबसाइट बना के रखेंगे ये, लाओ लो वेबसाइट बना के रख दी, आएगा कोई खरीदार दे देंगे इसको, ऐसा होता है क्या? या फिर जब प्रोजेक्ट मिलता है फिर उस पर टीम बनाई जाती है और फिर उस पर टास्क किया जाता है परफॉर्म। तो क्या लिखा है? ABC इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज हैविंग 5 प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो कंपनी 5 प्रोजेक्ट चला रही है अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में। प्राची कह रही हूँ मैम ज्योग्राफिकल लोकेशन है, डिविजनल भी हो सकता है। मैं प्राची की बात भी ले लेती हूँ, डिविजनल भी हो सकता है। देखते हैं आगे डिवीजन के बारे में ज्यादा ज्यादा गिवन है या प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा गिवन है। ओवर टू यू तरुण। Each project is managed by a dedicated project manager. अब कुछ कहना है? नहीं अब कुछ कहना है? नहीं अब कुछ कहना है तुम्हारे को? कुछ कहना है तुम्हारे को, ये बता दो। हर एक प्रोजेक्ट का क्या होता है? उसका अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। यस और नो? तो जब वर्ड मिले आ जाओ अपडेट कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन का भी अपडेट नहीं करा। पिछला क्वेश्चन नंबर क्या था? 45 होगा। ये वाला 43 हो। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? A CEO is the supported by a team of the subject matter experts SMEs in each एक्सपर्ट्स, function. एसएमईज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। क्या होता है? एक टीचर होता है जो पढ़ाता है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, और एक होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। वो जो होते हैं वो पढ़ाते नहीं हैं बट दे आर जस्ट एक्सपर्ट्स। से फॉर एग्जाम्पल दे इवैल्यूएट योर बुक जिससे पढ़ाया जाता है, दे फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं जो पढ़ाने के अलावा बाकी सारा काम करते हैं, ठीक है। और जब भी मैं वहां थी ना, फिजिक्स वाला के अंदर थी ना, तो मैं तो आई वॉज एनरोल्ड एज अ फैकल्टी। तो वहां पे एनरोलिंग की जाती है काफी लोगों की एज एन एसएमई। एसएमई का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो क्या करते थे? बुक्स को रिव्यू करते थे, टेस्ट पेपर को रिव्यू करते थे, टेस्ट पेपर को बनाते थे, ओके, बच्चों के डाउट्स वगैरह लेते थे। तो एसएमई से काम ये होता है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि तुमको टर्म पता होना चाहिए। बट यहाँ पर मेन क्या है? अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन ईच फंक्शन एट द कॉर्पोरेट लेवल। यानी कि सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? सीईओ बैठा हुआ है, और बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के क्या बैठे हुए बेटा? एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो ये सब बाकी सब क्या है? अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। आगे चलते हैं। यस तरुण। As an accepted practice, the authority and communication flow vertically and horizontally in the company. ओ माय गॉड, टू टू वे कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है? दो बॉसेस कहाँ पर होते हैं बताओ? प्राची अब तुम बोल नहीं रही, तुम्हारा ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ था ज्योग्राफिकल लोकेशन का? क्या हुआ बताओ? तो टू वे फ्लो अगर है, टू वे फ्लो, टू वे फ्लो, टू टू बॉसेस, टू वे फ्लो कौन कौन सा है मुझे जरा कोई बताएगा? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है टू वे फ्लो कैसे देखते हैं हम? तो एक तो ये वाला फ्लो होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और एक ये वाला फ्लो होता है। दो फ्लो होते हैं ना, इंफॉर्मेशन दो तरीके से फ्लो करती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये कीवर्ड हो गया टू वे कम्युनिकेशन, ये कीवर्ड हो गया। उसके बाद
देर आर 5 कॉमन फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड आईटी फॉर ईच प्रोजेक्ट। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है, इसके इसने बताया ना, ये वाले डब्बे जो, ये वाले जो हैं, ये इसके बता दिया ना इसने कि हर फंक्शन के लिए ये लोगों की हम टीम बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? Each functional manager is having administrative relationship with the respective project manager and functional relationship with the SME। ये तो पता ही है, सबका कम्युनिकेशन सबके साथ रहता है, ब्ला 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 ब्ला। तो आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा स्ट्रक्चर है, बताओ? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। Matrix. और अब क्या बताना है? उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताना है। तो ये आप जो है यहाँ से कर लेना बेटा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर ही लीजिएगा, मैं आपको ये बोलूंगी, कर ही लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको एक बार इसको ऊपर से ओवरव्यू करवा देती हूँ। तो पहले हम इसके नेगेटिव पॉइंट गिन लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? समझ में भी नहीं आता ना स्ट्रक्चर, तो समझ में भी नहीं आता ना, परफॉर्म करने में इजी होता। तो इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, पूछो क्यों? एक टीम आपको बिठानी पड़ेगी परमानेंट हाउस वाली, और एक टीम आपको हर प्रोजेक्ट पर बेस बनानी पड़ेगी, राइट? लास्ट इज पावर स्ट्रगल। किसके पास में कितनी अथॉरिटी है, उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब भाई प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज्यादा अथॉरिटी है, यानी कि इस पर्सन के पास ज्यादा अथॉरिटी है, इस पर्सन के पास ज्यादा अथॉरिटी है, या इस पर्सन के पास ज्यादा अथॉरिटी है। तो पावर की स्ट्रगल होती है यहाँ पर, किसके पास ज्यादा पावर है, इसकी स्ट्रगल रहती है। डिसएडवांटेज समझ में आ गए? अब प्लस पॉइंट गिन लेते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन की बात हमें याद है ना, टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन पर एक पॉइंट लिख दो कि कम्युनिकेशन दोनों तरीके से की जाती है, इसलिए कम्युनिकेशन का लेवल जो होता है वो काफी अच्छा होता है। गोल्स बहुत क्लियर होते हैं, जिसका जो प्रोजेक्ट है उसको उस पर काम करना है। रिसोर्स बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम उस पर काम करते रहेंगे। देर इज नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। हो गया काम, ठीक है? अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41, giving it 2 minutes, revise the whole question by yourself, question number 41, एंड आपको मुझे इसका आंसर बताना है, और कीवर्ड्स आपको मुझे बताने हैं क्वेश्चन में मार्क करके। मैं चुप बैठी हूँ, मुझे आता नहीं आंसर। जस्ट मार्क द कीवर्ड्स एंड मेरे को बता दो। टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिविंग यू जस्ट 2 minutes। Considering the civil and considering routine. मैम ये वाली लाइन से पता चल रहा है, now the organization business functions are scattered worldwide with a small. give me all the keywords, read full question, give me all the keywords, कोई कीवर्ड छूटना नहीं चाहिए, all to be understood। सब निकाल लिया आपने? तरुण करे स्टार्ट, चलो। ओके, फर्स्ट लाइन में कोई कीवर्ड है? कौन बताएगा? कोई कीवर्ड है फर्स्ट लाइन में? सेकेंड लाइन में? थर्ड लाइन में? फोर्थ लाइन में? मतलब तुम्हारे हिसाब से यहाँ तक कोई कीवर्ड नहीं है। गोचू प्रसाद, क्या लिखा है यहाँ पे? द स्प्रेड ऑफ द करंट पैंडेमिक। ऐसा ही पिछला क्वेश्चन पिछले किया था ना, कोविड-19 आया था ना पिछले क्वेश्चन में, आया था ना कोविड-19 के बाद का।
जब कोविड-19 आया था तो क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एनवायरनमेंट वर्ड भी है, एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। लिखो यहाँ पर एनवायरनमेंट अनस्टेबल। उसके बाद देखो इसी बात को आगे, सच एडवर्स इम्पैक्ट हैज नेगेटिवली इम्पैक्टेड द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। बता भी रहा है कि भाई अनस्टेबल हो गए तो रेवेन्यू भी कम पा रहा है। चलो अब आगे बताओ, इस लाइन के अंदर कोई वर्ड है, नेक्स्ट लाइन के अंदर कोई वर्ड है, आउटसोर्स। आउटसोर्स, थैंक गॉड, आउटसोर्स। ओके, को बहुत सारी एक्टिविटी आउटसोर्स कर रहा है। नेक्स्ट लाइन के अंदर कोई वर्ड है, नेक्स्ट लाइन के अंदर एक और नेक्स्ट लाइन के अंदर वर्ड है, मैम हाँ। डिजिटल। ये small headquarters connected to independent business units. हेडक्वार्टर्स कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट बिजनेस डिजिटली, ठीक है। के बाद व्हाट स्ट्रक्चर इज दिस, लिस्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर एंड डिसएडवांटेज द कंपनी में फेस इन द न्यू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज योर आंसर, Network. एंड कीवर्ड्स हम मार्क कर चुके हैं। और हम्म। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या सिखाया था, वही आपको नेटवर्क वाले पॉइंट लिखने निमोनिक वाले, उसके अलावा 3 आपको पैराग्राफ बताए हैं, डायग्राम बताया आपको, बात खत्म। इसमें एडिशनली क्या सीखने को मिला, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि उसने पूछा है ना डिसएडवांटेजेस। तो क्या करना है, सुनना, आपको एक्स्ट्रा याद कुछ नहीं करना। देखो आपको याद है ओवर, नेटवर्क में देखो जाओ, नेटवर्क में क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट ओवरकम द पोटेंशियल पार्टनर्स, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो वही पॉइंट नेगेटिव में लिख दिया। समझ रहे हो, जो आपने ऊपर पढ़ा उसमें से जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट है ना, उसको क्या करो, डिसएडवांटेज में लिख दो। कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शनिंग कैन बी द चैलेंज, बिकॉज देयर इज नो हायरार्की, कोई हायरार्की नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन में भी चैलेंजिंग। और लास्ट इज कॉन्फिडेंस की बात इसने बोली है, कोई और बात भी आप लिख सकते हो। तो जो पॉइंटर्स आपने यहाँ लिखे थे, इसी पॉइंटर्स में से आप नेगेटिव काउंट कर सकते हो। पहला पॉइंट में आप कर सकते हो, देयर इज नो हायरार्की, देयरफॉर देयर इज नो सुपीरियर, नो सबऑर्डिनेट, दैट मींस देयर आर नो पॉलिसीज, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। और आप बोल सकते हो कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होता है, दैट मींस देयर इज अनस्टेबलनेस ऑफ द पीपल वर्किंग, दिस इज आल्सो नेगेटिव पॉइंट ना। तो आप इसमें से जो पॉइंट नेगेटिव लिख सकते हो उठा के वो लिख दो, आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना। बट अगर आपको नेटवर्क वाले पॉइंट याद है तो आप सब काम कर सकते हो। डन 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 डन। तो वैसे तो ये केस स्टडी है, बट मैंने आपको बोला है कि स्ट्रक्चर के अंदर यू बेटर गो विद द डायरेक्ट आंसर। जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ मेक इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि उसने बोला है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर में ये हो रहा है, देयरफॉर नेटवर्क स्ट्रक्चर इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में आप लिख दोगे, उसके बाद में आप डायग्राम बना दोगे, उसके बाद उसने डिसएडवांटेज पूछे हैं तो डिसएडवांटेज लिख दोगे, 1 2 3 जो आपको लिखना हो लिख दोगे। उसने क्या क्या पूछा है, लिस्ट द बेसिक फीचर्स, तो फीचर बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, हो गया काम खत्म। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस। तो कीवर्ड्स तुमने मुझे कौन कौन से बताए थे, एनी डिफरेंट कीवर्ड्स, एनी कीवर्ड्स जो कि कोई अलग हो, नथिंग लाइक दैट, तो मैं कभी कर देती हूँ। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई करना है और सजेस्ट करना है आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। ठीक है भाई, ओके कर लेते हैं। यस तरुण, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Bunch Private Limited is dealing in the multi-product होल्ड ऑन, like मल्टी प्रोडक्ट, अगर कोई कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है तो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, क्या लग सकता है, डिविजनल लग सकता है, डिविजनल में भी मल्टी डिविजन लग सकता है ना, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है।
ठीक है, और या फिर एसबीयूज लग सकता है क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है। अब वी हैव टू सी टू इट, रिफाइनमेंट आएगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। एज ऑफ नाउ मैं ये बोल सकती हूँ। और मल्टी प्रोडक्ट से मैट्रिक्स भी हो सकता है अगर वो प्रोजेक्ट पर बेस काम कर रहे होंगे। और आवर क्लास और नेटवर्क के तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया। ठीक है, चले आगे, चलो। Like electronics and FMCG, and are having outlets in different cities and markets across India. ओके तो ये मल्टी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, और इनके आउटलेट जो हैं जगह जगह है इंडिया के अंदर। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? जितना मैंने समझाया वही उसी का हिंट मिल रहा था। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, इंटेंस। यस, Due to scale of operation, it is having a technical difficulty in dealing with a distinct product line and market, especially in the coordination and control related problems. वेरी वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम आई है मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम किसकी आई है? कोऑर्डिनेशन की। प्रॉब्लम किसकी आई है? कोऑर्डिनेशन की। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझो मेरी बात। जैसे घर में अभी तक एक बच्चा था, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, मान लो एक घर में 5 बच्चे हो गए, तो क्या उद्यम नहीं मचेगा? मचेगा। शरारतें नहीं होंगी? होंगी। और कोई भी बंदा आई गेस मतलब डिसिप्लिन तो मेंटेन करेगा ही नहीं। देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल। यस और नो? वही बात इसने बोल दी कि हाँ भाई मेरा क्या हो गया है, मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी हाई हो गया है और मैं डिफिकल्टी फील कर रहा हूँ कि ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, एफएमसीजी अलग, है ना? मुझे इसीलिए कोऑर्डिनेशन करने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बताओ, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अब इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ के मेरे को समझ आ गया मैट्रिक्स तो नहीं लगेगा, तो 3 में से अभी एक आउट हो गया। अब कौन सा बचा? मल्टी डिविजनल बच गया है। तो ठीक है, या तो मेरे पास क्या बच गया? एसबीओ बच गया। मल्टी डिविजन मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसने वर्ड क्या बोला? मल्टी प्रोडक्ट्स। गॉट द पॉइंट? तो मल्टी वर्ड से क्या आया? मल्टी डिविजन आया। तो अभी क्या आप लोग मेरे साथ हो? या तो मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर है या तो एसबीयू है। बोलो यस और नो। ठीक है, अब चलते हैं। क्या क्वेश्चन के आगे और भी कुछ लिखा है? क्वेश्चन के आगे और कुछ भी नहीं लिखा है। क्वेश्चन क्या हो गया है? वाइंड अप हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया है? वाइंड अप हो गया है। अब यहां पर मैं आपको देती हूं सबसे बड़ा हिंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा मुझे बताओ, सुनना ध्यान से। ऐसे कैसे 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 समझाऊं? हाँ, कुछ ऐसे समझाती हूँ आपको कि देखो, एक होता है कि हमारे पास एग्जाम्पल ये एक चपाती है और हमने इसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। 4 बच्चे थे, 4 बच्चे क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे कि ये मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो और मेरे को दो। तो सबसे बेस्ट क्या लगा मुझे कि भाई क्या कर देती हूँ बताओ? मैं इसके टुकड़े ही कर देती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? उसके टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या कर दिया? टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ऐसा था मेरा, मैंने इसके क्या कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। और अब आराम से लोग अपनी अपनी चपाती खाएंगे। इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। यानी कि मैंने क्या किया? तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये टुकड़े इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए, मतलब बच्चे इतने ज्यादा हो गए। ये देखो इतने ज्यादा टुकड़े हो गए, ये इतने ज्यादा टुकड़े हो गए। क्या प्रॉब्लम और अराइज होगी? अब ज्यादा टुकड़ों की वजह से भी तो प्रॉब्लम अराइज होगी। यस और नो? इसमें भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? खुद देखो ना, जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, बिजनेस होंगे, और उसको आपको संभालना है। कितने सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, तब भी मुझे प्रॉब्लम है। यस और नो? मानते हो ना? तो अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टुकड़े हैं तो अब मैं क्या करूंगी?
अगर मेरे पास बहुत सारे टुकड़े हैं, मैं उन टुकड़ों को कर क्या करना चाहूंगी, सिमिलर चीजों को ग्रुप करना चाहूंगी ताकि मैं उनको संभाल सकूं। जैसे मान लो कि ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे हैं, देखो ये एक कॉमर्स का, ये साइंस का, ये आर्ट्स का, फिर कॉमर्स का, साइंस का, ये साइंस का, ये साइंस का, ये आर्ट्स का। तो बताओ क्या मैं 3 ग्रुप बना सकती हूँ? तो मैंने बहुत सारे बच्चों से क्या किया, सारे बच्चों से मिलाकर क्या किया बेटा, मैंने 3 ग्रुप बना दिए। कौन कौन से ग्रुप बनाए मैंने बताओ, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब इसके अंदर वो लोग बच्चे बैठे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करना, राइट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तोड़ना। तो तोड़ते हैं तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, जोड़ते हैं तो एसबीयू स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तोड़ते हैं तो डिविजनल, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, जोड़ते हैं तो एसबीयू बनाना, एसबीयू ग्रुप बना के जो सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर बिजनेस है, उनको साथ में लेकर आना, दैट इज द एसबीयू। और फिर इसके अपने कॉम्पिटिटर, साइंस वालों की अपनी कॉम्पिटिटर गिरी चल रही है, नीट वर्सेस नीट चल रहा है, वहां पे उनका जेई चल रहा है, कॉमर्स वालों का सीए वर्सेस सीएमए वर्सेस वो चल रहा है। मानते हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? आर्ट्स में बीए वर्सेस भाई यूपीएससी चल रहा है, भाई आर्ट्स में भाई अलग ही चल रहा है सीन। तो इनके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इनकी अपनी प्लानिंग, इनके अपने मैनेजर्स। तो एसबीयू और मल्टी डिविजनल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, हम बना रहे हैं, और दोनों में हम मुश्किल को हल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ो तो मुझे बताओ कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, कोऑर्डिनेशन की, कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे बताओ हम तोड़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या और जोड़ के मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, मुझे सोच के बताओ, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। जोड़ के कर सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़, देखो, ड्यू टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन, बताओ मुझे स्केल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी बड़ा है, ड्यू टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑलरेडी हमारा लेवल क्या है, बड़ा है। तो मुझे क्या आ रही है, इतने बड़े लेवल को संभालने में डिफिकल्टी आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगी, उसको तोड़ दूंगी, तोड़ के कंट्रोल करना शुरू करूंगी। अभी एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा अभी। और क्या करूंगी भाई, ये काम तू देख ले, ये काम मैं देख लूंगी, ऐसे से कर लूंगी, तो एकदम से नहीं आएगा। अभी इसका दूसरा एंगल से भी समझते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मल्टी डिविजन क्यों लगेगा। अब मैं आपसे ये कहती हूँ एसबीयू लगा के देखो, कहीं पर गिवन है उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, उसके अपने मैनेजर्स, कहीं पर गिवन है उसकी अपनी सेपरेट यूनिट्स, कुछ गिवन है क्या? हम कहीं पर भी ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहां पर एसबीयू क्रिएशन की बात हो रही हो? जब नहीं हो रही, जब वो नहीं कर रहा, फिर हम क्यों करें? वो हिंट तो देता ना हमारे को कि भाई एसबीयू को लेके, हिंट तो देता, दिया उसने हिंट? नहीं दिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना था, कुछ नहीं था, सुनो, मल्टी प्रोडक्ट्स थे, साथ में चला रहा था, तो उसको क्या कर देने का, अलग कर देने का, सारे प्रोडक्ट्स को अलग कर देने का। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी साथ में चला रहा है भाई, ये क्या बात होती है, अलग अलग कर भाई। तो कंट्रोलिंग प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। Is that clear everybody now? चलो, Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये सिखा दिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन, योर होमवर्क क्वेश्चन, तो ये तो बर्बाद ही है, क्या ही कराऊं मैं इसमें, राइट चलो, अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 पर।
वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं। यस, okay, what could be the new organization structure post implementation of AI based management tool and how this structure can benefit the organization? तो क्या पूछा है, स्ट्रक्चर का नाम पूछा है और बेनिफिट पूछा है, बट एक कीवर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, AI बेस्ड मैनेजमेंट टूल। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक हिंट लिखवाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सा वर्ड बोला बेटा मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, या फिर आईटी वाली टर्म्स नहीं होती, जैसे कि अभी एआई हो गया, ऐसा, ठीक है। जब आपके पास में कंपनी का जो नेचर हो ना वो आईटी बेस्ड हो, क्या नेचर हो बेटा, बता रही हूँ आपको आउट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, आईटी बेस्ड हो या आईटी से मिलता जुलता हो, जैसे एआई इज द टॉपिक ऑफ आईटी ओनली, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो ही स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होते हैं, या तो मैट्रिक्स लग जाता है या तो आवर ग्लास लग जाता है, दो एप्लीकेबल होते हैं। मैट्रिक्स कब लग जाएगा, जब भी हम आईटी का काम कर रहे हैं बट प्रोजेक्ट बेस पर कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट पे बेस्ड काम नहीं हो रहा है तो 100% कौन सा स्ट्रक्चर होगा, आवर ग्लास स्ट्रक्चर। यानी कंपनी का नेचर से ही मालूम कर, मतलब मैं तो आगे पढ़ूंगी नहीं, मेरे से बंदी आगे पढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं इतनी होशियार हो चुकी हूँ पढ़ पढ़ के कंपनी के नेचर से मैं समझ जाती हूँ। अब मैंने वो होशियागिरी आपको भी सिखा दी है, आखिरकार आपने पैसा किस चीज का दिया है। तो बिफोर वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आप एक काम करो, नीचे वाली जो कंपनी है ना, जो सॉरी जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, उसका भी एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ना, जरा क्या लिखा है, डेल्टा कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, दिखा ना, आईटी वर्ड मिला ना, तो मिलेगा आपको। तो जब भी आवर क्लास लगेगा तो आईटी वर्ड आपको 99.9999% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे मुझे तो पता है कि यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर लगने वाले हैं, बाकी अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यस ओवर टू यू तरुण। Madhyam, a hearing aid manufacturer recently introduced an AI-based management tool in its organization, which are having the qualities and capabilities of managing the teams across functions. हाँ, मध्यम ने क्या बना डाला, एक ऐसा टूल बना डाला, और उस टूल का, टूल मतलब एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना डाला कि वो क्या कर लेता है, वो लोगों को मैनेज कर लेता है, टीम्स को मैनेज कर लेता है। हाँ, यानी अब लोगों का काम कौन करेगा, वो टूल कर जाएगा। जब इंसानों का काम इज रिप्लेस्ड बाय आईटी, इट इज विच स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर, the task performed by them is replaced by the technological tools. This is a hourglass structure. IT replaces once, hourglass ही लगेगा। अब तो मुझे समझ में आ ही गया कि भैया आवर ग्लास है, फिर भी खुशी के लिए कि मैं सही जा रही हूँ, मैं आगे पढ़ लेती हूँ। यस ओवर टू यू तरुण। This technological tool, in addition to saving the organizational cost by replacing many tasks of the middle management, has also served as a link between top and bottom levels in the organization and assist in quick decision making. यही तो मैंने बताया था। तो बेसिकली आवर ग्लास में क्या होता है, आवर ग्लास में जो आपका ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये जो होता है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोगों को निकाल के, सुनो देखो,
जब आप सॉस के पैकेट से सॉस निकाल लेते तो पैकेट स्क्वीज हो जाता है ना, ऐसे पिचक जाता है ना, ऐसे ही इस ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट था, ट्रायंगल वाला ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट था। हमने इसमें से क्या किया, बीच में से लोग गायब कर दिए और इसकी जगह क्या ला दिया, सॉफ्टवेयर ला दिया, टूल ला दिया, तो ये क्या हो गया, बीच में से पिचक गया। समझे? तो याद रखो, मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द टूल और बाय द प्रोग्राम, और यही बात तो उसने लिखी है। तो नेक्स्ट कीवर्ड क्या मिल गया मेरे को, मिडल लेवल मैनेजमेंट। इतने सारे कीवर्ड मिल गए भैया, मैं क्या ही बताऊं। भाई अब देखो मेरा मन नहीं कर रहा, तो भाई कुछ अब मौत आ गई इस आगे बढ़ाने में, क्योंकि भाई मुझे पता है अब हो गया बस। अब लास्ट पॉइंट कि भाई इसमें आंसर में क्या लिखना है, आंसर तो आवर क्लास स्ट्रक्चर लिखना क्या है। 100 बात की एक बात, जैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर में था ना, चाहे कुछ भी आ जाए लिखना आपको वही है, ऐसी ही आवर क्लास के अंदर आए कुछ भी, 1 2 3, ये 3 पैराग्राफ है और डायग्राम, आपको लिखना यही है। अगर आपने आवर क्लास स्ट्रक्चर का आधा पैराग्राफ भी माइनस किया तो आप अपना आधा नंबर माइनस कर। तो 1 नंबर आपका आइडेंटिफिकेशन का, 1 नंबर आपका डायग्राम का आवर क्लास के अंदर, बचे 3 नंबर, 3 नंबर के 3 पैराग्राफ। अब आपकी मर्जी, 1 पैराग्राफ कम करोगे, आधा पैराग्राफ कम करोगे, अकॉर्डिंगली मार्क्स कम हो जाएंगे। चलें आगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। टुन 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 टुन, मजा आ रहा है, दिमाग खोल रहा है। हाँ मैडम, बस क्या ही बताएं, मुझे तो स्ट्रक्चर पढ़ाते में बहुत मजा आता है। पता नहीं, मुझे ना कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची, मुझे लगता है कि इजी तो कोई भी पढ़ा ही देगा ना, ऐसा में इट्स लाइक करना ही क्या है, इंग्लिश टू हिंदी करनी है। बट कोई अगर डिफिकल्ट चीजों को आसान करके बता दे, कि एक एक कहते ना कि एक तरीका बता दे, तो यार तो ही तो मतलब बात है कुछ। मुझे तो मजा आता है, वाओ वाओ वाली फीलिंग आती है मेरे को तो, फिर तभी। क्वेश्चन 32, नहीं नॉट 32, 30। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। होमवर्क दे दूं, एक बात याद रखोगे, सुनो, एक बात याद रखोगे, मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर में ना अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और आपको पता है कि आप क्वांटिटी से अच्छा नहीं लिख सकते ना, एक बात याद रखना कि ये 1920s में डेवलप हुआ था। कब डेवलप हुआ था, 1920s में डेवलप हुआ था, ये आप रट लो, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो नाउ 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 एनी क्वेश्चन ऑफ दिस, क्या नाम है, स्ट्रक्चर विच इज लेफ्ट, यू ऑल्सो हैव अ लुक, अगर कोई रहता है तो। ये लो, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 खतरा। क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, डिविजन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं, तो इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, बचपन का क्वेश्चन है आपके। डिविजन स्ट्रक्चर, कोई बात है। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं भाई। ये लो भाई, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, आ गया, ओ भाई ये क्वेश्चन तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, एंड यस वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चंस। आ ही गया, ये तो मजा आ गया, अब आएगा इसका मजा। भाई इस क्वेश्चन पेपर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मैं अपने बच्चों पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भाई साहब, the teachers they were also not able to guess the right structure. There was intense rivalry on this particular question even between the teachers. सोचो ये क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, जब टीचर्स ही आपस में लड़ मड़ गए तो तुम किस खेत की मूली हो। तो मतलब बेसिकली ये मुंबई बेस्ड है, चेन्नई बेस्ड है, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन पूरा ही सेम है। तो हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्कस एनी 4 एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स द फर्म में डराइव बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बोला बेनिफिट वर्ड जब आता है और साथ में इवन एट्रीब्यूट्स वर्ड जब आता है ना, तो वो 99.99% एसबीयू यूनिट होता है, एसबीयू स्ट्रक्चर होता है। तो मैं इसमें भी लिख देती हूँ आपके शीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा प्राची?
क्वेश्चन 12 एट्रीब्यूट बेनिफिट 4 है बेटा, 12 12 ओके। तो अगर आपको वर्ड एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट मिलता है तो एसबीयू लगता है, ठीक है, बट फिर भी ये कोई बात हुई, ये तो अपनी असम्पशन है भैया, मैडम आपने डेवलप करी है बाय द एक्सपीरियंस, इस पर बेस थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो आओ देखो क्या लिखा है। अब मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है कि इसके बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, अलग अलग बिजनेस होंगे। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, ईच बिजनेस इज डिसजॉइंट फ्रॉम द अनदर बिजनेसेस, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी हर अलग अलग टाइप के नेचर का बिजनेस का होगा। PQR has announced a major restructuring of its operations, यानी कि खलबली रे खलबली, क्या मची, खलबली मची। रीस्ट्रक्चरिंग कब की जाती है, जब कुछ परेशानी होती है। रिस्ट्रक्चरिंग कब की जाती है, जब कोई परेशानी है, यानी कि ये मूव कर रहा है फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। देखो क्या कहता है, द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स बिजनेस इनटू 4 सेपरेट यूनिट्स। कौन कौन से यूनिट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। बट उसके बाद ईच विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेस। तो यहाँ पर इसने क्या बनाए हैं बेटा, ये क्या बनाए हैं, ये 4 क्या बनाए हैं, ये ग्रुप बनाए हैं। सेपरेट यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने, ग्रुप बना दिया। ईच यूनिट, पहले क्या बोला कि मैंने इसको 4 यूनिट में डाला, बट चारों यूनिट को क्या बोला, ऑपरेट एज सेपरेट बिजनेस। जा जा किरण जा, किरण नहीं था ना, नहीं किरण नहीं था, क्या था, जा सिमरन जा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा बोला। सबको क्या बोला, सेपरेट बिजनेस। सेपरेट बिजनेस बोलते हैं मतलब, मैं आपको सिखा रही थी यहाँ पर एसबीयू के अंदर, आ जाइए लिखवा देती हूँ, ऐसे सेपरेट बिजनेस। एंड उन्होंने क्या बोला भाई, with delegated responsibility for day-to-day operations and strategy, the respective unit managers, यानी कि जो उस यूनिट का मैनेजर है उसको जिम्मेदारी दे दी कि तू अपनी स्ट्रेटजी खुद बना। तो बताओ ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर कोई यूनिट का मैनेजर अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाता है, अपनी प्लानिंग खुद करता है, अब उसके अपने कॉम्पिटिटर होते हैं, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताओ 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 ना, बताओ जल्दी बताओ। तो ये स्टार्टिंग से आते 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 मल्टी डिविजन लग रहा था, और उसके बाद जो बाद के कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके, कौन कौन से, ईच यूनिट, हर यूनिट क्या बन के खड़ा होगा, सेपरेट बिजनेस। सेपरेट बिजनेस मतलब एसबीयू बन के खड़ा रहेगा, और हर एसबीयू को कौन चलाने वाला होगा, उसका अपना मैनेजर। मल्टी डिविजनल में उसको अपना मैनेजर थोड़ी देते हैं, मल्टी डिविजनल में उसकी अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी ना होती है। मल्टी डिवीजन में क्या होता है, मल्टी डिवीजन में आसान भाषा में और समझो, मल्टी डिवीजन में क्या होता है, ये डिवीजन स्ट्रक्चर है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, ले भाई परेशानी हो रही थी, लो भाई उसको और तोड़ दिया, ये मल्टी डिवीजन हो गया, और तोड़ दिया उसको। बट यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई हमने जो है उस पूरे बिजनेस को 4 भाग में ग्रुप कर दिया, पूरे बिजनेस को, क्योंकि वो कॉन्ग्लोमरेट था ना, 4 नाम दे रखे हैं वहां पर, कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, और सबका अपना एसबीयू मैनेजर बिठा दिया। और ये क्या करेगा, इसकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, इसकी अपनी प्लानिंग होगी, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो नाउ यू पीपल टेल मी, आपको अब क्या लगता है, एम फॉर्म स्ट्रक्चर मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर है या फिर एसबीयू है, नाउ यू पीपल टेल मी। SB SBU. नहीं भाई मल्टी डिविजनल है,
क्योंकि यहाँ पर दे रखा है स्प्लिट वर्ड दे रखा है, स्प्लिट वर्ड दे रखा है, और स्प्लिट तो हम उसमें करते हैं ना, एम फॉर्म में, मल्टी डिविजन में करते हैं स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर स्प्लिट वर्ड को पकड़ना नहीं था, यहाँ बाकी वर्ड पकड़ने थे, समझे? स्टार्टिंग स्प्लिट का मतलब बेसिकली क्या है कि कंपनी को कैटेगराइज किया गया इनटू 4 ग्रुप्स, कैटेगराइज किया गया, यहाँ पर ये मेन वर्ड था। और फिर उसने ये बोल दिया ना, हर यूनिट को क्या दे दी गई, पावर दे दी गई ना, कि तू अपने रोजमर्रा के काम भी खुद ही कर एंड साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी खुद ही बना। समझ रहे हो? अगर ये पावर नहीं मिलती फिर क्या होता? अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन में ये पावर नहीं होती, मैं कहती कि भाई ना तो उसके अपने मैनेजर्स, ना उसकी अपनी प्लानिंग, ना उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, फिर क्या होता? देन चलो आपका एक बार को कहना मल्टी डिविजनल फ्री बनता है, बट जब हमने सारे शब्द बोल दिए हैं तो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर नाउ? SBU, and these because of these keywords it is a SBU structure. And मैं ये बता देना चाहती हूँ, आई गेस आई वाज, मतलब जब भी ये पेपर में आया था ना, तो जब ये पेपर में आया था तो जस्ट पेपर के बाद ना ये, हाँ देखो December 21 दिसंबर की बात है ये, एंड जब ये पेपर में आया तो मतलब मैं आई गेस आई वाज गोइंग समवेयर ऑन ट्रिप, ठीक है? एंड मैंने कहा बच्चों के पेपर, बच्चों को रिविजन करा दो, मैराथन करा दो, उसके बाद भैया अपना घूमने निकल जाओ, बिकॉज हमें भी तो आउटिंग चाहिए, हम भी पिल जाते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह इतने घंटे पढ़ा पढ़ा के। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठी, बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ, 5 बजे मेरी फ्लाइट है। अब बच्चे, मैम ये स्ट्रक्चर आया है, इसका आंसर बता दो, बस जो जो जितनी कॉल्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कॉल आए, उसके बाद कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे थी एंड मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी थी, तो मतलब मैं कैसे लिखूं, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर पहले मंगाया, फिर ये करा वो करा, फिर मैंने फ्लाइट भी बोर्ड कर दी, वहां पे नेटवर्क भी चले गए, ठीक है? मैं जितने क्वेश्चन मेरे पास आ पाए मैं उसको देख रही हूँ। उसके बाद भाई रात का 12 और 1 बज गया, इतने बीच में ही 4-5 फैकल्टीज ने अपना आंसर दे दिया, और वो आंसर क्या था? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। और भाई कहते हैं ना कि मेरे को दिक्कत हो गई यहाँ पे, मैं ऐसे टेंशन में। और ये कब की बात है? 2021 की बात है ये, आज हम 25 में बैठे हुए हैं, 2021 की बात है ये। और भाई मैं टेंशन में, मैंने बोला भाई मेरे हिसाब से तो ये SBU बनता है, पता नहीं भाई बाकी टीचर्स भी तो भाई इंटेलिजेंट है, खाली मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूँ। भाई आप बाकी टीचर्स को भी तो उतना ही इक्विवेलेंट देते हो। भाई इसका आंसर आया मल्टी डिविजनल, इसका आंसर आया मल्टी डिविजनल, मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है? बच्चे बोले मल्टी डिविजनल, मैम मल्टी डिविजनल लगेगा, स्प्लिट वर्ड है, स्प्लिट वर्ड है, स्प्लिट वर्ड है, स्प्लिट वर्ड है। ओ हो भाई 12-1 बज गया। उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत ऑनलाइन स्टडी मैट डाउनलोड करा। मैंने कहा एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, वैसे तो पढ़ रखा है, फिर से पढ़ती हूँ अपने आंसर देने से पहले। फिर मैंने स्टडी मैट को दोबारा से डाउनलोड करके पूरा पढ़ा, एम फॉर्म स्ट्रक्चर और SBU स्ट्रक्चर मैंने कम से कम 21 बार पढ़ा होगा, 21 बार। अब रात का 4 बज गया, और अब मैंने कहा ठीक है भैया, अब जो भी है मेरे को ये आंसर जम रहा है, मेरे को पता नहीं इनका आंसर नहीं जम रहा, या तो मेरा करियर बनेगा या तो मेरा करियर डूबेगा, दोनों में से एक चीज होगा, एंड आई विल गो विद माय आंसर, ठीक है? एंड इस क्वेश्चन में मैं और मेरे अलावा एक और टीचर थे, बस वो 2 टीचर्स का आंसर सही था। वो दूसरा टीचर भी इतना कोई रिनाउंड टीचर नहीं था, वो भी मेरी तरह ही थे, ठीक है? बाकी जितने रिनाउंड फैकल्टीज थे, मैं तो साफ बोलती हूँ, उन सबके आंसर्स रॉन्ग थे, सबके आंसर्स रॉन्ग थे। एंड जब सर्टिफिकेट आया था ना, और जब उसमें लिखा हुआ था SBU, ओ माय गॉड, माय करियर टुक हाइट्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन है मेरे को सांस दी कि हाँ, मतलब सोनाली मैम के अंदर कुछ है, कि अगर वो मैंने ढंग से आइडेंटिफाई किया तो इसका मतलब मैंने जो जो मेरे को आता है वही मेरे बच्चों को भी आता होगा। तो जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं बच्चों को टीच कर रही हूँ, जो मैं प्रीच कर रही हूँ ना, इसका मतलब वो सही है। और जहाँ टीचर खुद गलती कर रहा है ऐसे क्वेश्चंस में रिडक्शन की, तो इसका मतलब वो बच्चों को तो कितनी डायलेमा में खुद छोड़ रहा होगा। एंड बच्चा फीस किस बात की दे रहा है? डायलेमा में रहने के लिए या क्लैरिटी के लिए? SM जैसे पेपर में आई गेस कुछ 5-6 टॉपिक ही हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी की जरूरत है, जहाँ पे आपको एक टीचर की जरूरत है, अदरवाइज तो इंग्लिश तो हिंदी करना है, राइट? सो दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ, December 21। एंड मैं जहाँ गई थी घूमने के लिए, मेरी पता है वहां पर
यार एक और टीचर का आया है, उसने भी एम फॉर्म स्ट्रक्चर ही बोला है, मैं तो गई भाड़ में, मेरे तो ये हो गया। मेरे पापा कहते हैं अब तो शादी कर ले तू, तेरा तो ये हो गया, तेरा अब गया करियर पानी में, ये है वो, मतलब इतना कुछ चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। But I was like, no, I will go according to the ICAI and whatever I have learned so far. So what I have learned so far, वो भी मैंने आपको सिखाया है। क्या आपको 1% शक भी हुआ? अभी अभी क्लैरिटी हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि क्यों लगाया गया है? ओके, so I guess there are no other questions in relation to the structures. We have done almost all the questions, right? And if any question is left, I guess now you can go with it. So hence I can just say that जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं उसमें अगर आप एक बारी अगर आप देख लें एज अ क्रिप्स में अगर बोलूं, तो हमारे इतने स्ट्रक्चर में से सिंपल स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? डिविजनल पे आया, फंक्शनल पे आया, एसवीयू पे आया, मैट्रिक्स पे आया, आवर क्लास पे आया और नेटवर्क पे आया, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है स्ट्रक्चर की। एंड यस ऑफ कोर्स आइडेंटिफिकेशन इज मेजरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू नॉट इग्नोर एनी कीवर्ड। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ भी रहे हैं, उसी में पेंसिल से आप कीवर्ड कर लीजिए, ठीक है? चलो, तो आई गेस वी आर डन विद टुडेज क्लास, ठीक है? एंड we'll gonna meet tomorrow for the rest of the questions. I believe कि अब तो आपका स्ट्रक्चर पक्का हो ही गया होगा, right? Any doubts from today's class? Done, 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 done? चलो।